गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया हुआ है ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के इसी चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं, यानी ईंधन वाले चैप्टर से रिलेटेड होने वाले हैं। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक के, वो सभी क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी बुक के बाहर से भी पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों की बुक के बाहर के हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, और जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपकी बुक के हैं, वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। और जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर इतना पढ़ लेंगे ना, तो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको मिलेगा, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कोयला, ऑप्शन बी ज्वालक, ऑप्शन सी ऊष्मादायक, और ऑप्शन डी दिया है ईंधन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ईंधन। ध्यान रखिएगा, और ईंधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि लाल तप्त कोक पर, या फिर आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि रक्त तप्त कोक पर। ध्यान रखिएगा, लाल तप्त कोक पर या फिर रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, और ऑप्शन डी दिया गया है बायोगैस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जल गैस। ध्यान रखिएगा, और जल गैस को हम भाप अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से? भाप अंगार गैस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। अब जल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2। ये ध्यान रखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। तो जल गैस का सूत्र होता है CO+H2। CO से मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2 से मतलब हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन से। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तब भी आपका आंसर यही रहेगा CO+H2। देखिए, जल गैस को ही भाप अंगार गैस के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे जल गैस बोलिए, चाहे भाप अंगार
अंगार गैस बोलिए, बात एक ही होगी। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी H2CH4 और CO। H2 से मतलब हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन से, CH4 से मतलब हो जाएगा मीथेन से, और CO से मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। ध्यान रखिएगा, यानी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। तो H2CH4CO यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए यहाँ पे CH4 ये किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का। तो मीथेन को हम लोग मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्श गैस का सूत्र क्या होता है। तो मार्स गैस का सूत्र CH4 ही होता है, क्योंकि मीथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ध्यान रखिएगा, मीथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, और ऑप्शन डी दिया गया है प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, देखिए चैप्टर तो मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व किए हैं ना, तो आज की इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोड्यूसर गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। देखिए प्रोड्यूसर गैस को हम वायु अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, वायु अंगार गैस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वायु अंगार गैस। ध्यान रखिएगा, चाहे आप वायु अंगार गैस बोलिए, चाहे आप प्रोड्यूसर गैस बोलिए, बात एक ही होगी। देखिए प्रोड्यूसर गैस या फिर वायु अंगार गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CO प्लस N2। क्या होता है, CO प्लस N2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस या फिर वायु अंगार गैस। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 यानी N2 से मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर गैस या फिर वायु अंगार गैस का संघटन होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये भी वाला ऑप्शन आपका रहेगा CO प्लस N2 वाला, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर संघटन पूछा जाएगा तब भी आपका CO प्लस N2 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है। मैंने आपको हर एक टाइप से बता दिया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रोड्यूसर गैस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है
कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, यानी प्राकृतिक गैस में यानी नेचुरल गैस में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन। सो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीथेन। और ध्यान रखिएगा मीथेन या फिर आप जिसे मीथेन भी बोलते हैं, इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में मीथेन की जगह मार्श गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है जल गैस कहलाता है, ऑप्शन बी कोल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखिएगा, यानी नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों की बुक में भी दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये आप लोगों से थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा गया है आपकी बुक में, और यहाँ पे थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा गया। क्वेश्चन है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मरकैप्टन और ऑप्शन डी दिया है ईथर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मरकैप्टन। इसका पूरा नाम क्या होता है? एथिल मरकैप्टन होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको केवल मरकैप्टन भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है या पूरा नाम एथिल मरकैप्टन लिखा हुआ मिल सकता है। अब एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5SH। ध्यान रखिएगा, आपसे मरकैप्टन या फिर एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है? C2H5SH होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है? तो मुख्य रूप से होता है मीथेन, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से उपस्थित होती है या फिर गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला CH4 होता है, कई बार मैंने आपको बताया, और मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से उपस्थित होती है या फिर मुख्य रूप से होती है? ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्यूटेन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटेन लिखा है, ब्यूटेन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जल गैस किसका संयोजन है, या फिर आपसे ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल गैस का
संगठन होता है। और ऐसे ही आप लोगों को 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस देखिए फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस H2, ये होता है जल गैस का फॉर्मूला। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हाइड्रोजन। तो जल गैस किसका संयोजन हो जाएगा? CO और H2 का हो जाएगा। कहाँ पे दिया है? ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। CO और H2, CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से। और अगर आपसे जल गैस का सूत्र पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे CO प्लस H2, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए दिया है ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी एथेन दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें मीथेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मीथेन लिखा है, आपको ऐसे मीथेन भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर मीथेन की जगह आप लोगों को मार्स गैस भी लिखा हुआ मिल सकता है। मीथेन को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित या फिर निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये गैस है मीथेन, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि एलपीजी का मुख्य घटक है। अभी ऊपर भी एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, वहां पे थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया। तो एलपीजी का मुख्य घटक आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो एलपीजी गैस होती है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, या फिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ये तो अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो तुरंत टिक कर देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिक्विड नहीं होता है, लिक्विफाइड होता है। ध्यान रखिएगा, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, लिक्विड नहीं होता है, लिक्विफाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण से मतलब क्या हो जाएगा? इको फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? इको फ्रेंडली। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण को इको फ्रेंडली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में है। ऑप्शन बी है इसका मुख्य घटक इथेन गैस यानी 80 to 90% है। ऑप्शन सी इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। और ऑप्शन डी दिया है कि सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, इसलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सीएनजी का फुल फॉर्म बता देता हूँ। चैप्टर पढ़ाया हुआ था तब भी बताया था और इससे पहले भी कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। सीएनजी इसका पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और सीएनजी इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी को इको फ्रेंडली यानी पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CO। और मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक प्रदूषण करने वाली गैस होती है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण में काफ़ी प्रदूषण फैलाती है, ध्यान रखिएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, ये एक प्रदूषण फैलाने वाली गैस है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो वाहन चलते हैं सड़कों पर, जो वाहन चलते हैं जो उनसे धुआं निकलता है सबसे ज़्यादा मात्रा उसी में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से बहुत ही ज़्यादा निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सड़कों पर जो वाहन चलते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कम होगी सीएनजी में तो ये तो इको फ्रेंडली होगी ही, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। क्या पूछा जा रहा है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि इन चारों में से किसका ईंधन मान सर्वाधिक है यानी अधिकतम है। देखिए ऑप्शन ए आपका दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी चारकोल दिया हुआ है, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी दिया गया है गैसोलीन। सो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसका ईंधन मान अधिकतम होता है। देखिए ईंधन मान की जगह आपको यहाँ पे ऊष्मीय मान या फिर कैलोरी मान भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए ऊष्मीय मान को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैलोरी मान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान, ईंधन मान या फिर कैलोरी मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 150 किलो जूल पर ग्राम, ध्यान रखिएगा 150 किलो जूल, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन का ईंधन मान, ऊष्मीय मान या फिर कैलोरी मान होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी डीजल और ऑप्शन डी कैरोसिन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन को कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी प्रणोदक या ऑप्शन डी कोल गैस। ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी प्रणोदक। यानी रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, प्रणोदक कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, कई बार क्वेश्चन कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर आपका होगा एंथ्रासाइट यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयले की विभिन्न किस्मों में जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो वो कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है।
कोयले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एंथ्रासाइट और यहाँ पे कोल भी लिखा हुआ मिल सकता है, एंथ्रासाइट कोल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है, यानी ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस और ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी लिग्नाइट। ध्यान रखिएगा, भूरा कोयला या फिर ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या और ऑप्शन डी मैक संख्या दी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ध्यान रखिएगा, यानी किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है दहन, कैलोरी मान, ऊष्मीय मान या फिर ज्वलन ताप। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान की जगह आपको यहाँ पे कैलोरी मान भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऊष्मीय मान को ही हम इंग्लिश में कैलोरी मान बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है ऊष्मीय मान। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं, यानी एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया कि उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ऑप्शन बी उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ऑप्शन सी उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक अच्छे ईंधन के लिए ये सभी शर्तें होनी चाहिए, ये सभी शर्तें आवश्यक हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ऑप्शन ए दिया है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन बी दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन सी ज्वलन ताप की प्राप्ति और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी दहन की क्रिया के लिए ये सभी आवश्यक शर्तें हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जिस न्यूनतम ताप पर, यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान, ज्वलन ताप, कैलोरी मान या फिर क्रांतिक ताप। सो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी ज्वलन ताप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया है। तो जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम से मतलब कम से कम, यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मंद दहन है। ध्यान रखिएगा, मंद से मतलब धीमा, ध्यान रखिएगा। तो श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो ये एक मंद दहन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी स्वतः दहन। ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा,
ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वतः दहन, यानी बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया ही नहीं हुआ है और पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में यानी बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट। अब देखिए अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या कहलाएगा, द्रुत दहन यानी तेजी से दहन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में यानी बहुत ही कम समय में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है, द्रुत दहन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे सुमेलित कीजिए दिया हुआ है। देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट दी है जहाँ पे ईंधन गैस लिखा हुआ है और सूची सेकंड में प्रमुख घटक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ये ऑप्शन सी वाला, ये वाला कूट आपका सही है। कैसे सही है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखिए सीएनजी ये फर्स्ट वाला है, ये इसका मिलान किसके साथ होगा, तीसरे के साथ होगा। तो सीएनजी में मीथेन और इथेन उपस्थित होती है, प्रमुख घटक इसका यही होता है। तो पहला वाला जाएगा किसके साथ, तीसरे के साथ जाएगा। तो रुकिए मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, पहला वाला जाएगा तीसरे के साथ। फिर इसके बाद बी वाला देखिए एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो यहाँ पे बी वाला किसके साथ जाएगा, बी वाला जाएगा आपका दूसरे के साथ ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्यान रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक, प्रमुख घटक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ऑप्शन सी में आपका कोल गैस दिया है, कोल गैस ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा चौथे के साथ, यानी सी वाला गया फोर्थ के साथ। तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रमुख घटक है कोल गैस का। और जल गैस का प्रमुख घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो डी वाला जाएगा पहले के साथ। तो यहाँ पे देखिए ए वाला किसके साथ गया है, तीसरे के साथ गया है। बी वाला आपका किसके साथ गया है, एलपीजी वाला देखिए तो ये आपका दूसरे के साथ ही गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सी वाला किसके साथ गया, चौथे के साथ। फिर इसके बाद ये डी वाला गया है पहले के साथ। तो क्या मिला क्रम हमें, 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गया। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, ध्यान रखिएगा मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस का प्रमुख घटक या फिर मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 28 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया है कि अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बोलिक अम्ल से, गंधका अम्ल से, एसिटिक अम्ल से या फिर नाइट्रिक अम्ल से। अब क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा गंधकाम्ल का। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गंधकाम्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गंधक का अम्ल। अब गंधक का अम्ल हम किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, यानी H2SO4 को बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, गंधकाम्ल बोलते हैं या फिर गंधक का अम्ल बोलते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए शुद्ध हिंदी ऑप्शन में दिया है गंधकाम्ल, या फिर आपको गंधक का अम्ल लिखा हुआ मिल सकता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम गंधकाम्ल या फिर गंधक का अम्ल बोलते हैं। तो अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंधका अम्ल यानी गंधक का अम्ल या फिर आप बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए दिया कि आग की गर्मी प्राप्त कर या CO2 गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी आग की गर्मी प्राप्त कर या CO गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी आग की गर्मी प्राप्त कर या O2 गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी दिया है आग की गर्मी प्राप्त कर या जल गैस उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आग की गर्मी प्राप्त कर या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है। दहन पोषक आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दहन पोषक या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि दहन के पोषक। तो दहन पोषक या फिर दहन के पोषक ये होता क्या है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ पदार्थ ज्वलनशील नहीं होते हैं किंतु दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, इन्हें ही दहन पोषक या फिर दहन का पोषक कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हवा हो गई, ऑक्सीजन, यही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका विलयन रखा जाता है। अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन आया था, वहां पे गंधका अम्ल ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे पहले ही सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया गया है। और ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया गया और ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा था और गंधका अम्ल दिया था यानी सल्फ्यूरिक अम्ल दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी होगा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अभी जो ऊपर कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पहले लिख दिया गया था और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधका अम्ल आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया है चूना पत्थर एवं तनुगंधका अम्ल, गंधका अम्ल से मतलब H2SO4 से होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन बी संगमरमर एवं तनु नमक का अम्ल, तनु नमक का अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधका अम्ल, तनुगंध का अम्ल से मतलब क्या हो जाएगा आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम कार्बोनेट एवं तनु नमक का अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध का अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए इसी टाइप के दो क्वेश्चन अभी ऊपर ये वाला सॉल्व कराया और एक और था, तो ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है और तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको कराया है। तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये प्रयुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 35 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, इसीलिए जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेडियम और ऑप्शन डी हीलियम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हीलियम। ध्यान रखिएगा, जो हीलियम है ये ईंधन तत्व नहीं है, ठीक है। हीलियम एक अक्रिय गैस होती है, ये आप सब लोगों को पता होगा। और ध्यान रखिएगा, हीलियम ये ईंधन तत्व नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो ये आपका हीलियम जो है ये ईंधन तत्व नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कोयला, तो कोयला तो जीवाश्म ईंधन होता है। ऑप्शन बी पेट्रोलियम दिया है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन होता है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, देखिए जो नाइट्रोजन है यही जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसके अलावा जल गैस भी जीवाश्म ईंधन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथनॉल या फिर ब्यूटेन? तो क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ईंधनीय मान या फिर आप बोल सकते हैं ऊष्मीय मान या फिर कैलोरी मान काफ़ी उच्च होता है। 150 कितना होता है? 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। प्रोड्यूसर गैस जिसे हम वायु अंगार गैस के नाम से भी जानते हैं, किसका मिश्रण होती है? CO प्लस N2 का। तो CO और N2 कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CO और N2। ध्यान रखिएगा, CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से मतलब नाइट्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 40 इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी डीजल। तो ये तो आप देखते ही बता देंगे, करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। यानी निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पटाखे का विस्फोट किसका उदाहरण है? यानी पटाखे का विस्फोट उदाहरण है वाष्पन का, दहन का, वर्षण का या फिर अपघटन का? तो देखिए पटाखे का जो विस्फोट है ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दहन का, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए जब आप पटाखा जलाते हैं तो दहन ही तो होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये आप आज के आज ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो चैप्टर पढ़ाया है थ्योरी पार्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपकी बुक के दिए गए वो भी करवा दिए, और आज 42 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से भी करा दिया है। इतना पढ़ लेंगे ना तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।